शुक्रिया। पहले तो माफ़ी, मैं इस नए लखनऊ के लिए नया हूँ तो भी इसका आपको बोल भी समझ में नहीं आया, तो भटक के कहीं और चला गया था। तो बहुत सारे हमारे सभी दोस्त, हम सभी राजीव थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन बाकी हम लोग तो हम उम्र हैं, एक साथ हमने पत्रकारिता यही लखनऊ में शुरू की। तो सबके अनुभव भी एक जैसे ही हैं, आप भी देख रहे होंगे, तो इसमें कोई अलग किस्म का अनुभव मैं आपको नहीं बता सकता। सिवाय इसके वही कि एक समय मेरा एक चैनल था, उसका सर्विस हुआ था, तो उसमें मैं ही तय करता था कि क्या विषय होगा, प्राइम टाइम पे क्या बहस होगा। और वही अनुभव कि जिस दिन हम बहुत अच्छे, मैं खुद एंकर ही हूँ, तो गंभीर विषय पर उस दिन का जो बहुत महत्वपूर्ण विषय होता था, उस पर अच्छे से अच्छे बुद्धिमानों को बुला के हम बहुत अच्छी दीर्घ गंभीर ज्ञान भरी चर्चा करते थे। तो उसकी अगले हफ्ते जो रिपोर्ट आती थी वो TRP वैसे आती थी। और जिस दिन मैं कामयाब हो जाता था अपने मेहमानों को लड़ाने में, जगह की मारपीट हो जाएगी, तो उसकी रिपोर्ट ऐसे आती थी। अब इसमें मैं क्या करूँ, यानी मीडिया क्या करे, एंकर क्या करे, तो यहाँ ताकत किसकी है? अभी पावर की बात हो रही है, तो मीडिया को चलाना और मीडिया को कामयाब बनाना या नाकामयाब बनाना किसी एक उसके मंच को, ये किसके हाथ में है? आपके। और जब हम दर्शक होते हैं तो हमारे, तो जहां तक अंतिम सत्ता का, अंतिम शक्ति का प्रश्न है लोकतंत्र में, वो तो लोगों की। लोग भी, जिसको लोग कहते हैं या जन कहते हैं, कई बार सुनने में लगता है कि वो एक बड़ी अमूर्त किस्म की, बड़ी एक अच्छी सत्यान्वेषी, सत्यानुरागी नाम की कोई चीज होती है, लोग जो होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम जानते हैं लोग ऐसी चीज है जिसको बहकाया जा सकता है, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, वैसे बहकाने की तरकीब होनी चाहिए। आमतौर पे नेताओं के पास में तरकीब से आ जाती है, और हर चीज का एक चरित्र होता है। मीडिया का चरित्र होता है, एक राज्य का चरित्र होता है, एक राजनीति का चरित्र होता है, सबका एक चरित्र है। तो शक्ति का चरित्र एक ये भी है, किसी भी तरह की हो, कि वो विरोध और आलोचना बर्दाश्त नहीं करती, और वो जिनको प्रभावित करती है या करना चाहती है, उनको वो उन पर कब्जा करने की कोशिश लगातार करती है। और हम सब जगह देख सकते हैं, तो आपको ममता बनर्जी का प्रेस के लिए या आलोचना के लिए जो उनका व्यवहार है उसके साथ, उसमें और नरेंद्र मोदी के व्यवहार में, उनकी सरकार के व्यवहार में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। आप दूसरी सरकारों को भी देख लीजिए, आप नीतीश सरकार को, जिनको नीतीश को बड़ा हम लोग एक समय दोस्त हम सबके रहे हैं, बहुत अच्छा हम मानते थे, वहां भी उन्होंने अखबारों के साथ क्या किया, पत्रकारों के साथ क्या किया, वही किया जो आज हो रहा है। जयललिता का तो बहुत मशहूर हिंदुओं का की जब 160 की थी, मैं इंडियन एक्सप्रेस सत्ता में रहा हूँ, तो हम जानते हैं कि दिल्ली में कितने मुकदमे हुए थे, बम्बई में था हमने तो वहाँ भी मुकदमे, 150 के आसपास मुकदमे, कोई नई बात नहीं। अब मुकदमे उस तरह से नहीं किए जाते, छापे अब भी पड़ते हैं, लेकिन अब तो व्यक्तियों को भी छापे पड़ते हैं। ये अलग बात है कि निकलता न तब कुछ निकला, न अब कुछ निकलता है। तो न्यूज क्लिक का मामला अगर मैं याद हो, लेकिन इनकी बात जरूर है कि दुनिया भर में मारे जाने वाले और उन पर हमले होते हैं, ऐसे पत्रकारों की संख्या बढ़ रही है। हर साल, पिछले साल से ज्यादा पत्रकार मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, जेल में भेजे जा रहे हैं। और भारत की आप जानते हैं रैंकिंग क्या है विश्व प्रेस स्वतंत्रता की सूची में, हम नीचे से 10वें 11वें हैं। हमारा महान लोकतंत्र जो है, अमृतकाल में उसने अमृत बोया है, उसका अंदाजा मिल रहा है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि सारी दुनिया की सारी लोकतांत्रिक ताकतें और संस्थाएं, दरअसल उनका सबका एक ही काम है कि वो भारत का नुकसान करना चाहती है।
उनको बाकी दुनिया में किसी से मतलब नहीं। इसलिए जो कुछ भी विदेशी अखबारों में, चाहे वो कितनी बड़ी संस्था हो, वो संयुक्त राष्ट्र की संस्था हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, या वो प्रेस रैंकिंग्स मामला हो, कि सब भारत के अपने षड्यंत्र पूर्व शक्ति हो, और वो षड्यंत्रकारी है। हम तो षड्यंत्र करते नहीं। भारत तो जैसे हिंदू कभी हिंसक नहीं होता, एक ये भी आख्यान है। तो हमारा इतना बड़ा साम्राज्य बन गए, यहाँ इतिहासकार बैठे इरफान साहब बताएंगे। तो हम लोग ने बहुत अहिंसक तरीके से दूसरे राज्यों को अपने में मिलाया। हम लोग हमले नहीं करते थे। हिंदू राजा जो होते थे वो जाते थे प्रेम से बाहें फैलाए हुए, उनका वैसे ही स्वागत कर लिया जाता था। दूसरे देश की जनता और राजा कर लेते थे और अधीन हो जाते थे। तो हमारी तो अहिंसा का कोई मुकाबला ही नहीं होता। और शस्त्र जो है हमारे, वो केवल शोभा के लिए है, पूजा के लिए है। उनका इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया। तो मित्रों, ये आख्यान युग है। और मजेदार बात एक ये है, इसका अक्सर सोचता हूँ कि दुनिया में इससे पहले कोई पीढ़ी ऐसी नहीं थी जिसके पास दुनिया की हर चीज के बारे में काफी कुछ जान लेने का मुफ्त 24 घंटे माध्यम उपलब्ध हो। कोई भी सर्च इंजन ले लीजिए, जो एक फोन हमारे पास है, स्मार्टफोन, उससे हम दुनिया की हर चीज के बारे में, हर विषय, हर घटना के बारे में, सब कुछ नहीं लेकिन काफी कुछ जान सकते हैं। सब कुछ तो कोई नहीं जानता। कमाल ये है, अब इसको खूबसूरती कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए, कि हम सबके पास ये साधन है, हर समय है, मुफ्त है। उसके बावजूद हमको जानने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, इसलिए हम सर्च करते ही नहीं। लोग पूछते हैं कि साहब फलाना जगह ये छपा, फलाना चैनल पे ये दिखाया गया, तो मैं कहता हूँ झूठ है। तो हमें कैसे पता चले झूठ कैसे? अरे भैया, फोन उठाओ, 2 सर्च कीवर्ड डालो, 3-4 सवाल पूछ लो, इतने आपको सत्य के संस्करण मिल जाएंगे। उसमें से कहीं ना कहीं सत्य आपको कुछ न कुछ सब भी मिल जाए और आपकी समझ में आ जाए। लेकिन ये इतनी बड़ी जहमत करने की, लखनऊ वाले ही इसके लिए मशहूर नहीं है कि जहमत नहीं करते, दुनिया भर में ये हो रहा। तो हम सब कुछ जान सकते हैं, लगभग सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन हम जानना नहीं चाहते। जिज्ञासा नष्ट हो गई है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए, मनुष्यता के लिए इससे गंभीर कोई चीज नहीं है। यही कारण है कि हमारे पास हम जिन आधुनिक तौर तरीकों का, जिन सुविधाओं का, जिन यंत्रों का उपयोग करते हैं, जिनके बिना हम एक दिन शायद जी भी नहीं पाएंगे। उसमें बिजली भी शामिल है, उसमें फोन भी शामिल है, संचार शामिल है, गाड़ियां शामिल हैं, सब कुछ शामिल है, पुल शामिल है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जिस ज्ञान ने ये सारी चीजें पैदा की है, वो उसको हम अभी जो आख्यान है कि वो सब पश्चिमी संस्कृति, अपसंस्कृति है। संसार का सारा ज्ञान तो हमारे पास है, तो सब हमारे शास्त्रों में है, तो वेदों में सब कुछ है। तो एक सवाल ये हम नहीं, अपने आप से नहीं पूछते और लोगों से भी नहीं पूछते कि भाई अगर सब कुछ यहाँ था, हमेशा से रहा है, क्योंकि हम तो सनातन है, हमारे यहाँ जो कुछ है सब सनातन है, तो फिर उसकी एक आध चीज तो हमारी जिंदगी में कहीं हमें दिखती होती है कि ये हमारे सनातन से, वेदों से, हमारे शास्त्रों से, हमारी परंपरा से आई। कहाँ है ये सब कुछ? तो विज्ञान ने बनाया ना। उस विज्ञान में 1500 साल पहले का छोड़ दीजिए, जो हमारे योगदान थे, हमारे गणित में योगदान था, खगोल विद्या में योगदान था, चिकित्सा में योगदान था, और बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज एक भी चीज तो हमें नहीं मिलती जो हमारे उस मौलिक सनातन ज्ञान के माध्यम से हम तक पहुंची हो और हमारे जीवन में शामिल है। तो ये तो सच्चाई है। लेकिन हमसे उम्मीद की जाती है कि हम पुराण क्यों सत्य माने। विज्ञान जो है वो पुराणों में है, विज्ञान में विज्ञान नहीं है। विज्ञान पुराणों में है, वेदों में है, उपनिषदों में है। और
चूंकि मेरी रुचि का विषय थोड़ा सा, तो मैं आपको बता सकता हूँ या सुन के समझ में आ जाता, चाहे वो बड़े से बड़े हमारे धर्माधिकारी आजकल लोग हैं, धर्मगुरु लोग हैं, एक बहुत युवा क्या करें उसको, लंपट उज्ज्वल किस्म का, लेकिन वो इस समय हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, 27 साल की उम्र में, और वो किसी भी बड़े से बड़े देश के वैज्ञानिक से ज्यादा बड़ी ताकत है उसके पास, ज्यादा बड़ी फॉलोइंग है। वैज्ञानिकों तो नाम भी नहीं जानते अपने देश के। तो ये तो इसके लिए कौन दोषी है? हम सच जानना ही नहीं चाहते, हमको ऐसी एक मानसिकता में बना दिया गया है कि हम सब मिलकर, अब अमृत काल का मतलब है कि आज से 3000-4000 साल पहले का जो पौराणिक भारत था, अगर वो था तो वैदिक भारत, हम उसमें उस तरह से रहना चाहते हैं। हमारे गुरुकुल होने चाहिए। जब हार्वर्ड बकवास है, ऑक्सफोर्ड बकवास है, वो सब हमारे लिए, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं पूरे 150, 200, 300 साल से। ऐसी मूर्खता अगर जो आख्यान हमारे दिलों में भर दे इस देश में, तो माफ कीजिएगा, मैं तो लोगों को ही दोष दूंगा, अपने आप को ही आप कर सकते हैं। और मैं तब हम जरा भी सोचे तो हैरान हैं कि क्या हो गया, क्योंकि अगर हम पुराण को सत्य मानने लगेंगे तो हमें ये मानना होगा कि एक दूध का समुद्र है, क्षीर सागर, जिसमें एक विराट सर्प है, उसके फन पर, उसमें उसकी गोद में, केंचुल में उसकी विष्णु जी लेटे हुए हैं। उनके पेट से नाभि से कमल निकल रहा है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और फिर बहुत कुछ होता है, फिर सृष्टि का निर्माण होता है। ये वैसे ही है जैसे हमें ये भी मानना पड़ेगा कि एक जन्नत थी, तो उसमें औरत और एक आदमी था। औरत को उसकी पसली से निकाला गया, आदमी की पसली से और निर्माण हुआ, फिर उसने सेब खा लिया, तो फिर द ओरिजिनल सिन। तो अगर आज के युग में इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी अब भी उसको ये लगता है कि ये दोनों बातें सही है और वही सही है, ये सब बात माया है, शंकर वाली अद्वैत वाली माया नहीं, तो मनुष्य पर, उसकी मूर्खता पर हम सर पीट सकते हैं। उपाय एक ही है कि लोग जगे, लोग जागरण जिसको कहते हैं, कैसे होता है मीडिया काम, तो लोग जागरण नहीं करते, लोग शिक्षण, लोग जागरण, उसको जगाए रखना, क्योंकि सत्ता किसी की भी हो वो हमको भरमाने की ही कोशिश करेगी, क्योंकि ऐसा करके ही सत्ता में बना रहा जा सकता। राजाओं के युग में जिनको आज हम बहुत बड़ा प्रबल आकर्षण है, राम राज्य के नाम पर भी राजाओं के युग में वापस जाना चाहते हैं, तो उसमें अखबार नाम की चीज, मीडिया नाम की चीज उस समय नहीं होती। दरबारी होते थे, पर जनता होती थी, सामंत होते थे। अब ये एक नई चिड़िया आ गई, लोकतंत्र, उसको भी ले आया, उसमें लोक प्रमुख हो गया, नागरिक प्रमुख हो गया। पहले तो वो प्रजा था, प्रजा से हम नागरिक हुए, तो उनमें बहुत भारी दार्शनिक तात्विक अंतर है। लेकिन जैसे अभी लोगों की बात हो रही थी, तो राजा को या शक्ति को या राजनीतिक शक्ति को, शासक को लोग नहीं चाहिए, उसको भीड़ चाहिए। वो भीड़ का भूखा है राजनीतिक, और भीड़ किसकी? भेड़ों की, मनुष्यों की। और हम बहुत खुशी से हम भेड़ बने या भेड़ बने होते जा रहे। मैं इसी लखनऊ में ही भरा हुआ सब कुछ, और मैंने यहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बचपन से लेकर अपनी आधी जवानी बिताई। तो यहाँ जो लोग संघ से परिचित हैं उनको मैं बता दूं कि मैं 2 वर्ष शिक्षक संघ का स्वयंसेवा कर रहा हूँ, और ईश्वर ने बचाया नहीं होता तो शायद मैं प्रचारक बन के पदवी मंत्री बनती तो वही
सारे हमारे जूनियर, लेकिन ये कुछ खुदा ने हिम्मत बख्शी, कुछ पढ़ने का शौक था, उसने मुझे बचा लिया, उड़ा लिया अपने आपके सामने। मतलब शायद मंत्री मुख्यमंत्री बनकर भाषण भी दे सकता था, मुझे अफसोस होता है कई बार कि कहाँ है। जैसा बुलाने का मौका आया उस समय हम बाहर हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो लेकिन वो जो देखिए, इसलिए मैं ये दावा थोड़ा सा कर सकता हूँ कि मैं अपने अनुभव से ये जो पूरा मंजर मैंने बयान किया है, जो भारत में भी बना है संस्कृति के और धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, इस माया के पीछे जो इसका मर्म है वो शुद्ध भावुकता बढ़ाने, भावनाओं का दुरुपयोग करने और शोषण करने का मर्म है। उससे बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा मोहक है। अतीत की बड़ी मोहक कल्पनाएं हमारे सामने कर दी जाए, रख दी जाए, उसी के साथ कहा जाए कि ये बीच के इसको छोड़ जाओ, हमें जहाँ जाना है वो इससे भी ज्यादा मोहक है, वो राम राज्य है, वो अमृत काल है, हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, हम ज्ञान के भिखारी हैं पिछले 300-400 साल से आज तक, लेकिन हम विश्वगुरु, और इस पर लोग यकीन करते हैं। इससे बड़ी कोई, इससे बड़ा कोई मजाक है क्या विश्वगुरु नाम की चीज? कोई नहीं। हमारे तो मीडिया जो नपुंसक मीडिया है, जो माफ कीजिएगा, जो जिसे हम मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, मैं नहीं जानता। आलोक अभी कह रहे थे कि कौन सा एक चैनल, कोई भी एक चैनल है आलोक जो जिसमें हम जो कुछ बचा है, मुझे तो नहीं दिखता। बड़े चैनल नहीं, कोई भी नहीं है, तो मैंने भी छोड़ा हुआ है, मैं नहीं देखता। कुछ अझेल है, झेल ही नहीं सकते, मैं नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, बेहतर। तो उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, कुछ मजबूरी में कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो इन चैनलों में काम कर रहे हैं, हम जानते हैं, बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, देश को भी चाहते हैं, देश का बड़ा समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मजबूर है। सब क्रांतिकारी नहीं हो सकते, सबको घर चलाना चाहिए, नौकरियां चाहिए। कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार बेकार है, बेरोजगार है, और वो कैसे जी रहे हैं इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती। यहाँ बहुत से लेकर लोग बच्चे हैं हमारे दर्शन कर, एक आम जिले का एक पत्रकार किन हालात में अपना काम करता है, कैसे जीता है, कैसे इज्जत के साथ जिंदगी अपनी बिताने की कोशिश करता है, उसके बच्चों के साथ, अपने के साथ क्या होता है, इसकी कोई कल्पना ज़्यादातर लोगों को नहीं होती। हम बड़े चेहरों को देखते हैं और उनके आधार पर तय करते हैं मीडिया को कट्टर में खड़ा करते हैं। जो मीडिया की आज भी रीढ़ है, बैकबोन है, जो जहाँ से असली खबरें जमीन से आती है, उनको लाने वाले, उनकी आर्थिक हैसियत, उनकी सामाजिक हैसियत, उनकी जो काम करने की परिस्थितियाँ वो इतनी भयानक है कि सामने रखा जाए तो यकीन नहीं होगा, भुखमरी तक की नौबत आ जाती है। वो मजबूर है, थानेदार उनके लिए सबसे बड़ी सत्ता है, विधायक परम सत्ता है, उसके अलावा मंत्री और मुख्यमंत्री तो मुझे देवता जैसे कुछ है। वो तो मामूली एक ठेकेदार जिसकी मिली भगत है थानेदार से और अधिकारियों से और डीएम से, वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसके बावजूद भी खबरें उनका वो हमें दिखते नहीं है, इसलिए हम सोचते नहीं उनके बारे में। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप याद रखें, इन बड़े चिन्हों को देखकर राय बनाने से पहले ये सोचेगा कि ये जो लोग नहीं दिखते वो भी हैं, जिंदा हैं, कैसे जिंदा हैं। एक काम हम सब लोग समाज के रूप में, पाठक और दर्शक के रूप में कर सकते हैं कि जो कुछ जहाँ कहीं हमें अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी पत्रकारों में, पत्रकारिता में दिखती है, उसकी मदद करें। मदद नहीं मिलती, जो समाज उनसे इतनी ऊंची ऊंची अपेक्षाएं रखता है हमसे कि हम सत्ता की सच्चाइयां आपको बताएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप ईमानदारी को भी बढ़ावा दें, संरक्षित करें। दूसरी बात, बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे पूर्व दोस्त
अब दिलो दिमाग से भी बिक गए हैं, झुक गए हैं, बिक गए हैं, बह गए हैं, जो भी है नहीं जाऊँ। तब तो उनसे हम लोगों की भी बातचीत, हम सब बहुत अकेले हैं, मैं समझता हूँ अपने आप में अकेला मैं महसूस करते हैं। समझदार लोग आप जैसे लोग हैं जो हमें सुन लेते हैं, लेकिन इस चाटुकारों की भीड़ में हम लोग बहुत अकेले। तो इनको मदद कौन करेगा? सरकार और सत्ता तो नहीं करेगी, बाजार नहीं करेगा। सत्ता की आज वो इतनी सर्वशक्तिमयी सत्ता हो गई है, और ये इनकी तो ये जो बड़ी हमारे शासक हैं उनकी तो एक पूरी कल्पना और उनकी महत्वाकांक्षा ही सारी हर क्षेत्र की सारी सत्ता को अपने हाथ में समेटना है। तो उससे यह अपेक्षा करना कि बाजार से कहीं कोई ऐसी ताकत आएगी या बाजार हमारे जैसे लोगों की, भीड़ वाले लोगों की पीछे खड़ा होगा, ये छोटी बचकाने की बात है। अंततः सच्चाई की बात कोई भी कर रहा हो, कोई भी आंदोलन हो, मीडिया हो, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, उनके पीछे अगर समाज खड़ा नहीं होगा तो फिर न तो समाज बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, न पत्रकारिता बचेगी। तो इस सत्ता के इस चरित्र को और उससे लड़ने की, बचाने की जरूरत को अगर हम सब समझेंगे नहीं, और हम भी भावनाओं में अगर बहते रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी बहते जाने देंगे, तो इस बहुत आसान है। तो फिर ये ढलान को कोई रोक नहीं सकता। तो एक नागरिक के रूप में भी हमें थोड़ा सा रेजिस्ट करने की, थोड़ा सा अड़ने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, अपने आप में भी और अपने परिवारों में और बाकी समाज में, दोस्तों में। सुविधा है, बौद्धिक सुविधा भी हमें गुलाम बनाती है, शारीरिक सुविधाएं तो बनाती है। हम सब इतने सुविधा होती है कि सोचने का भी श्रम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भी असुविधाजनक है। तो अभी तो यही बातें, बाकी उदाहरण बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन छोड़